अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये बूट कैम्प 2021 की लाइव सेशन नंबर 28 है। और आज के लाइव सेशन के अंदर हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है, वो किस तरह वर्क करती है, सॉलिडिटी क्या है, आपका रेमिक्स क्या है, या दूसरे आप यानी लोकल होस्ट के ऊपर किस तरह अपनी ब्लॉकचेन को डिप्लॉय करके एक सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट लिख के उसका हेलो वर्ल्ड वगैरह कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें आज के सेशन की स्ट्रेटजी रहेगी। हमारे साथ हमारे लीड सर इनाम और नुमान भाई मौजूद हैं जो कि हमें आज ब्लॉकचेन के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर इनाम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कासिम मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बाकी सब बच्चों को भी और सर नुमान को भी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इंशाल्लाह सेशन बहुत थ्रिलिंग होंगे। अब तक तो काफ़ी बोरिंग थे, तो आज से तो मैं पैसिव लिसनर हुआ करूँगा और अंटिल जब तक कि एआई नहीं आती उस वक्त फिर हम दोनों मिलके दोबारा से सेशन करेंगे। तब तक के लिए आप और नुमान भाई बॉस हैं हम तो आप लोगों को फॉलो करेंगे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं बहुत बेहतर हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आज पहला सेशन है इंशाल्लाह और हम लोग मिल के बहुत कुछ लर्न करेंगे। तो आप सब जानते हैं न्यू टेक्नोलॉजी है और इस न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी रैपिड चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उस हिसाब से हम लोग जितना हम लोग लाइक स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहेंगे उतनी हमारी लर्निंग भी होती रहेगी। और आज के सेशन में इंशाल्लाह हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। हेलो। जी कासिम, आपकी आवाज़ सडनली ब्रेक सॉरी हो गई थी। जी। सॉरी नुमान भाई, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट के वीक कनेक्शन की वजह से। सो ग्रेट नुमान भाई, बिल्कुल आज यानी जो भी सेशन में ब्लॉकचेन को आप लीड कर रहे होंगे और मैं भी यानी कुछ चीज़ें जो सीखी हुई है थोड़ा सा उसको डिप्लॉय करने की आपके साथ साथ कोशिश करूँगा। बट यू आर द एक्सपर्ट, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला आपके इस एक्सपर्ट जो सजेशन है और जो भी आपकी लर्निंग है वो हम सब मिलके एक साथ कर रहे होंगे। सो यू आर द बॉस एंड नाउ ओके, यू आर द लीड, तो ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज इंशाल्लाह हम लोग अपने बूट कैंप का एक नया दौर का आगाज़ करेंगे। उसमें हम लोग ब्लॉकचेन को बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे इसको। उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा लाइक आप लोगों का बैकग्राउंड मुझे मालूम चल जाए कि अभी आप लोग किस लेवल पे हैं। अगर एक या दो लोग मुझे बता सकें कि हम अगर ब्लॉकचेन का नाम लेते हैं तो आपके जहन में क्या आता है और उसकी डेफिनेशन बेसिकली है क्या। कोई एक या दो लोग मुझे अगर एक्सप्लेन कर सकें तो ताकि हम लोगों को एक थोड़ा सा क्लू मिल सके कि हम लोगों का भी इस वक्त लेवल क्या है। सर ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। ठीक है, वेरी गुड। ब्लॉकचेन है डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर है जो कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। हर चीज़ इसमें ट्रांजैक्शन होगी जो कि रिकॉर्ड होगी हमारे ब्लॉकचेन में, और ईच एंड एवरीथिंग इज अ ट्रांजैक्शन इन ब्लॉकचेन। ओके, और कोई बताना वालेकुम। चाहेगा? वालेकुम सलाम। जी, ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो कि इम्यूटेबल लेजर है। इसमें एक दफ़ा कोई ट्रांजैक्शन हो गई तो वो डिलीट नहीं हो सकती, वो अपडेट नहीं हो सकती, और उसको अपडेट और डिलीट करने के लिए एक बहुत ही हाईली पावर्ड सिस्टम चाहिए जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, और कोई बताना चाहेगा इसके अलावा? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है और इसमें इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि ट्रस्ट इश्यूज जो वेब 2 वेब 1 में आ रहे थे उनको यानी कि अचीव कवर करना है इस तरह का। और सेंट्रलाइज जो अथॉरिटी जो पावर होती है कि सेंट्रलाइज एंटिटी के पास चली जाती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं और उसके अलावा तक कंसेंसस को अचीव करना,
और पावर यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो, ट्रस्ट को मेक श्योर करना, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग को, थोड़ी बहुत जो मैंने आर्टिकल्स रीड आउट किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत कुछ सही बताया। चलें जी, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिक हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि बेसिकली ब्लॉकचेन है क्या। अच्छा, ब्लॉकचेन का जब हम लोग नाम लेते हैं तो एकदम हमारे जहनों में आता है बिटकॉइन का नाम। और बिटकॉइन को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि दिस इज द ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन है बिटकॉइन बेसिकली। लेकिन बिटकॉइन बेसिकली ब्लॉकचेन नहीं है। बिटकॉइन इज एक एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन की, जिसको हम लोग यूज करते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। और बिटकॉइन कुछ भी नहीं है एक करेंसी के अलावा, ठीक है। और उस करेंसी के को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग रन करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत सारे लोगों के जहनों में आते हैं कि ये जो बिटकॉइन बेसिकली ब्लॉकचेन है। बिटकॉइन इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ आवर ब्लॉकचेन, ठीक है। अच्छा, इसका एक और भी मिसकॉन्सेप्शन ये है कि ये ब्लॉकचेन जो है बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर यूज होता है। ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। ये ब्लॉकचेन जो है वो इसने डिस्टर्ब किया है एवरी सेक्टर को। मतलब किसी भी सेक्टर को आप उठा के देख लें, आप भले ही आपका मेडिकल सेक्टर हो गया, आपका सप्लाई चेन हो गया, आपका लाइक बैंकिंग सेक्टर हो गया, जो भी सेक्टर आप उठा के देख लें इसके अंदर आपको ब्लॉकचेन नजर आएगा। और हम आगे आने वाली जब बात करते हैं जनरेशन को, तो वो सब सारी की सारी जितनी भी फील्ड्स हैं उन सब को डिस्टर्ब करने वाला है ब्लॉकचेन बेसिकली। अच्छा, फिर ब्लॉकचेन क्या है कि एक और कॉन्सेप्ट है, ये पब्लिक है बेसिकली, प्राइवेट नहीं हो सकता। ये प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी, पब्लिक के लिए भी अवेलेबल हो सकता है। लाइक पब्लिक और प्राइवेट की मैं एग्जांपल इस तरह से दूं, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन हर एक के लिए एक्सेसिबल है, इथर हर एक के लिए एक्सेसिबल है। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि अपने ही कंपनी के अंदर एक नेटवर्क क्रिएट कर लूं जो कि ब्लॉकचेन के बेस के ऊपर चल रहा हो, तो उसको भी हम लोग इजीली क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब आपको याद होगा कि इंटरनेट जब आया था, तो मेरी एज के जो लोगों की मैं बात करूं, तो इंटरनेट जब आया था तो इंटरनेट पे भी काफी लोगों ने लाइक शोर शराबा किया था कि भाई यार ये इंटरनेट जो है बेसिकली है क्या, इसको लाइक इतनी इतनी उस वक्त भी एक डिस्ट्रप्शन आई थी, वो पूरी टेक्नोलॉजी को डिस्टर्ब कर दिया था। जो हम लोग लेटर लिखते थे अपने घर वालों को, फॉर एग्जांपल मेरे डैडी सऊदी अरब में होते थे, मेरे जो लेटर पहुंचता था वो एक हफ्ते के अंदर पहुंचता था। अब इंटरनेट के आने की वजह से जो कम्युनिकेशन गैप जो रिड्यूस हुआ, वो इतना डिस्टर्ब हुआ कि विद इन नैनो सेकेंड में एक मैसेज इधर से इधर तक कम्युनिकेट हो सकता था। अच्छा, इसके अंदर जब मैंने बात की मैसेजेस की, तो मैसेजेस के अंदर हमारे पास आ गया ईमेल। तो ईमेल बेसिकली इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ आवर इंटरनेट। अब अगर हम लोग इंटरनेट को ब्लॉकचेन के साथ कंपैरिजन करें तो बेसिकली बोथ आर डिस्टर्बिंग करंट टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन अभी इस एरा की डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। उसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, आइडेंटिटी मैनेजमेंट हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, ये सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी ब्लॉकचेन की। अच्छा, अगर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं बेसिकली ब्लॉकचेन के अंदर हमारे पास है क्या, एक साहब ने हमारे डिस्कस किया कि ये बेसिकली इम्यूटेबल है। ही इज राइट, करेक्टली इन्होंने बिल्कुल सही बोला। इम्यूटेबल बेसिकली क्या है कि इसके अंदर एक दफा जब ट्रांजैक्शन ऐड हो गई, कोई भी ट्रांजैक्शन ऐड हो गई, वो एडिट या डिलीट नहीं हो सकती, किसी भी तौर पर डिलीट या एडिट नहीं हो सकती। उसका रीजन ये है कि ये जो ब्लॉकचेन है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब उसकी जो लेजर्स, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम चल रहा है। मतलब इसके अंदर हर कंप्यूटर एक नोड है, हर कंप्यूटर एक आपका सर्वर का रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आप इस तरह से एग्जाम्पल ले लें, आपके पास 5 कंप्यूटर हैं और 5 कंप्यूटर में से 2 कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और 3 कंप्यूटर आपके पास एक्टिव रहते हैं, तो स्टिल आपका जो है वो सिस्टम कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। जबकि अगर हम सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है कि वो सारे के सारे जितने भी हमारी नोड्स हैं वो कंप्यूटर से कनेक्ट रहती हैं, वो सर्वर से कनेक्ट रहती हैं। हमारा सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया तो सारी नोड एकदम आइडल हो जाएंगी।
जबकि ब्लॉकचेन के अंदर इस तरह नहीं है। ब्लॉकचेन के अंदर हर जो नोड है वो एक आपका सर्वर का काम दे रहा है। हर नोड के ऊपर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर अवेलेबल है। इट मींस कि हर नोड के पास आपका जो कंप्लीट डाटा है वो अवेलेबल है। इसमें ग्रुप कंसेंसस होते हैं, लाइक इसके अंदर जब तक ग्रुप कंसेंसस से जो है ट्रांजैक्शन, जब तक वो ग्रुप कंसेंस नहीं होता, ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होती, ट्रांजैक्शन वन लेवल से दूसरे लेवल पे जा नहीं सकती। ठीक है, इसमें ट्रस्टलेस सिस्टम होता है बेसिकली। इसमें सिक्योरिटी का एलिमेंट बहुत ज्यादा लाइक हाईली मेच्योर्ड है। इसमें कोई भी इसको जैसे हमने बात की इम्यूटेबल है, कोई भी इसको सिक्योर इनसिक्योर नहीं कर सकता। सिक्योरिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा बिल्ट इन अवेलेबल है बेसिकली। अच्छा, इसके अलावा हम लोग आगे बात करते हैं कि ये ब्लॉकचेन बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट आ जाते हैं। अकाउंटिंग लेजर के अंदर जिसने काम किया हुआ है, तो अकाउंटिंग लेजर का कंप्लीट सिस्टम इसमें अवेलेबल होता है। जितनी भी हमारे पास ट्रांजैक्शन चल रही होती हैं वो लेजर सिस्टम के थ्रू चल रही होती हैं। इसमें क्रिप्टोग्राफी का एक एलिमेंट आता है जिसमें जो लाइक एक नोड से दूसरी नोड के अंदर जब डाटा ट्रांसफर होता है तो वो बाकायदा कोडिंग होती है, उसकी डिकोडिंग हो रही होती है। ओके, अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग और मजीद इसके अंदर इन डेप्थ में जाएंगे तो लाइक मुझे इसमें हम लोग जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा लूज हो जाएगा। मेनली हम लोगों ने जो आज की क्लास का हमारा मकसद था, हम लोगों ने टेक्निकली इसको स्टार्ट करना था, और टेक्निकली हम लोगों ने इसको देखना था कि हम लोग बेसिकली कौन कौन से इसके अंदर टूल यूज कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपसे क्वेश्चन था सर। जी सर, पूछिए। सर वो जो एक पेंटिंग बिकी हुई थी पिछले दिनों, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर की एनएफटी बना के, तो जी सर जी हमें लेजर का समझ आता है कि एक डाटा है, वो एनएफटी क्रिएट हुआ, नॉन मतलब अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने अकाउंटिंग की तरह सेम है ना, कि अकाउंटिंग में भी हम कोई चीज डिलीट कभी नहीं करते, उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं, रेक्टिफाई जी करते हाँ, हैं उसको जाके। जी तो जी सर ये है कि इसका तो समझ आता है कि ये कैसे चल, लेकिन सर वो जो पेंटिंग बिकी है, कल को मैं उसको थोड़ी सी अमेंडमेंट कर देता हूँ, ब्लॉकचेन तो नया हैश जनरेट कर देगा, वो तो ओरिजिनल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा काइंडली बताइएगा कि ये क्या मैकेनिज्म होता है, ये नहीं समझ अच्छा, पाया मैं अभी तक। हाँ बिल्कुल, आपको मैं बताऊं। देखें, जब हम लोग बात करते हैं एनएफटी की, बेसिकली एनएफटी क्या है? नॉन फंजाइबल टोकन है। एक हमारे फंजाइबल टोकन है। फंजिबल टोकन क्या होते हैं? जो कि हमारी क्रिप्टो करेंसी है। इसमें बिटकॉइन हो गया, ईथर हो गया, या डिफरेंट करेंसी हो गई। ठीक है, ये सारी हमारी फंजिबल टोकन है। और जितने भी हमारे आर्ट वर्क हैं, लाइक इमेजेस हैं, ये सारे नॉन फंजिबल टोकन है। अच्छा, हमारे पास ब्लॉकचेन के अंदर कोई इस तरह का स्टोरेज मैकेनिज्म तो है नहीं कि हम लोग कोई इमेजेस या मूवीज या इस तरीके से कुछ स्टोर कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम URL जो उसका जो जो इमेजेस जहाँ पे सेव हुए हैं, उस इमेजेस के URL को हम लोग स्टोर करते हैं अपने ब्लॉकचेन में एज ए ट्रांजेक्शन। अच्छा, वो जो URL हमारे को सेव करते हैं वो हमारे को इमेज का बेसिकली रेफरेंस बताता है कि वो रेफरेंस किधर अवेलेबल हुआ है। अच्छा, उसके लिए URL सेव करने के लिए काफ़ी डिफरेंट साइट्स हैं जो कि आप लोगों को फैसिलिटेट करती हैं कि हमारे पास आप इमेजेस को स्टोर करें। इसमें एक है IPFS सर्वर, जहाँ पे आप क्या करते हैं कि अपने जितने भी इमेजेस हैं वहाँ उनको डाउनलोड कर लेते हैं और उसका आपको रेफरेंस क्रिएट कर देता है। लेकिन यस, यू आर राइट इन सम हाउ कि अगर वो इमेज किसी तरीके से हैक हो जाए और चेंज हो जाए तो वो चेंजेबल है। इस पे अभी तक काम चल रहा है। इसमें अभी इतनी आप कह लें मेच्योरिटी नहीं आई है, लेकिन समहाउ इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज इमेजेस कि आप कहीं पे भी किसी सर्वर को हैक कर लें, क्योंकि जो सर्वर भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं वो भी ब्लॉकचेन की बेस के टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसके अंदर बहुत ही मुश्किल है कि उसको आप जाके इमेजेस को किसी तरीके से हैक करें या चेंज कर सकें। सर आई एम सॉरी, मैं वो कट कर रहा हूँ, मैं हैक करने की बात नहीं कर रहा, मैं कह जी रहा हूँ एक बंदे ने कोई आर्ट बनाया, वो जी उसने इंटरनेट पे ओपन कर दिया, मतलब उसे उन्होंने प्राइवेट नहीं रखा, ओपन ब्लॉकचेन पे फेंका। जी मैं जाता हूँ, मैं उस टोकन की मतलब एक कॉपी क्रिएट करता हूँ, आर्टवर्क की सी बात है, किसी न किसी तो फॉर्मेट में बना है, वो एआई मतलब इलिस्ट्रेटर में बना है या जिसमें भी बना है। सर जी, मैं उसको उठा के उसमें 10 लाइनें नीचे वैसे ही लगा देता हूँ, उसमें कैसे चेंज हो लगाएंगे? गया। कैसे लगाएंगे? सर देखिए, कोई तो फॉर्मेट मुझे मिल रहा है ना, मैंने नहीं नहीं, किसी ये तो एडिटर। पब्लिक इनकी सर नुमान ये कहना चाह रहे हैं कि जो एसेट है ना,
ये उस इमेज की बात कर रहे हैं, ये ब्लॉकचेन के पूरे ट्रांजैक्शन लेजर के इमेज की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो है ना कह रहे हैं एनएफटी एक आर्ट इमेज के लो जो है ना बेसिकली बिलोंग वो कर रहा था रिप्रेजेंट। देखें, एक तो आपकी बात सर के जो है ना अगर वो पब्लिक इमेज था तो उसके लिए एनएफटी कॉइन की जरूरत ही क्या है, वो तो आपने पब्लिक कर दिया, यानी उसको बेसिकली कोई कॉइन ट्रेड तो जरूरत ही नहीं है, मैं पब्लिकली यूज कर सकता हूँ उसको। तो एक बात यहाँ पर एनएफटी की जरूरत नहीं है कि मैं एक टोकन उसके लिए इशू करूँ, जो कोई लेगा तो उसको एक्सेस कर सकता है। दूसरी बात देखिए ये कि आप हाँ, जी सॉरी आप बोले। नाम भाई, आप हम लोग थोड़ा सा इससे टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन इस चीज को मैं इस तरह से वाइंड अप करूंगा कह के कि देखें, कोई भी इमेज किसी भी तरीके से कहीं से भी डाउनलोड कर सकता है। जैसे मोनालिसा की पिक्चर को आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो मोनालिसा की एक्चुअल पिक्चर है उसको तो आपने एडिट नहीं किया ना, वो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं रेफरेंस से लिंक्ड है। तो वो लिंक जो है आपका बेसिकली वो जो पब्लिक में उसने एनएफटी अपनी लॉन्च की है, वो उसका लिंक जो है उसकी वैलिडिटी होती है, ना कि आप अपना ऐसे एज ए जर्नल कोई भी इमेज उठा के लेकर आ जाएं और कह दें कि दिस इज माय आइडेंटिटी। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सर चलिए ठीक है, इस पे बाद में बात, लेकिन फिर एक और चीज, बिल्कुल। लैंड रिकॉर्ड जो होता है। सर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा, मेरे पास रजिस्ट्री आ गई, अब मैं कल को किसी को सेल करना चाह रहा हूँ, लेकिन हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि ब्लॉकचेन में तो अपडेट के ऑप्शन नहीं है। तो हम्म। वो मैंने अगर ट्रांसफर करना है एसेट, तो मुझे तो सीधी सी बात है, मेरा नाम ही एडिट करेगा ना रजिस्ट्री में, अगर हम चले जाए नादरा या किसी के पास भी। तो उसका जी सर क्या सोल्यूशन होता है पहले? इसको हम आप एक मुझे काम एक करते हैं काम ना, जब एनएफटी पर आते हैं ना सर, तो हम तब डिस्कस कर लेंगे ये सारी चीजें, तब जो है ना बहुत अप्रोप्रिएट होगा। भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना लॉस्ट फील कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही या है। आप एक ये भी कर सकते हैं कि सर नोमान के साथ एडिशनल कुछ मिनट्स आप स्पेयर कर लें, और जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो इसमें बैठ जाएं आज ही पहले, और ताकि जो है ना सबका टाइम यूटिलाइज हो जाए। आई होप कि आप माइंड नहीं कर रहे होंगे मेरी बात को। नो नो सर, थैंक यू, नो नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू, कोई बात नहीं जजाकल्ला है। जजाकल्ला। जी मैं सर इनाम की थोड़ी बात को कंटिन्यू करूंगा। देखें, ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं अपने थ्रू आउट बूट कैंप में। इसमें स्टेप 0 से लेके आपके पास स्टेप 18 तक हम लोग इन डिटेल कवर करेंगे, और इसके अंदर एक पार्ट हमारा स्टेप 8 पे जब हम आएंगे एनएफटी पे हम लोग इन डिटेल डिस्कशन है, और उसके अंदर इस चीज को हम लोग कवर भी कर लेंगे। होप आई क्लैरिफाई यू। ठीक है, अच्छा जी। हम लोग अपना टेक्निकल डिस्कशन का अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये गिटहब का ये लिंक शेयर करना चाहूँगा। इस लिंक को आप लोग अपने पास चाहें तो सेव कर लें, और इसी लिंक के को लेके हम लोग चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर सारी हेल्प अवेलेबल है कि हम लोग किस तरीके से अपना ब्लॉकचेन किस तरह क्रिएट करेंगे, किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, और अगर आप चाहें तो साथ साथ हम लोग इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मैं अपना पहला लिंक ओपन करता सुमित हूँ। सर, जी सुमित सर, जी सर इस बोलिए। लिंक को काइंडली चैट में डाल दें। मैंने चैट पे शेयर कर दिया है। ओके, थैंक यू सर। ओके, दोबारा कर देता हूँ। सर नहीं आया, मे बी मैंने कर शायद दिया है। अब आ गया, ठीक अब आ गया। ठीक है जी। जजाकल्ला। अच्छा जी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने सबसे पहला लिंक मैंने आपसे जो शेयर किया है, इसके अंदर जो स्टेप 0 है, उसके अंदर हम लोग आज लर्न करेंगे कि जो बेसिक सैंपल हार्डवेयर का प्रोजेक्ट है वो किस तरह क्रिएट होता है। तो उस हार्डवेयर को के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक्स हैं जो कि हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। उसके अंदर मैं अगर इस लिंक को क्लिक करूं तो इसके अंदर यह है कि बिफोर स्टार्ट डेवलपिंग प्लीज गो थ्रू द इथेरियम डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन इन डिटेल। तो आप लोग इसको डिटेल में देख लीजिएगा, इसके अंदर सारी डिटेल अवेलेबल है कि इथेरियम बेसिकली क्या है। मैं इथेरियम का आपको बताता हूँ। आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन दिस इथेरियम पार्ट। हम लोग जब बिटकॉइन की बात कर रहे होते हैं और इथेरियम की बात कर रहे होते हैं, बिटकॉइन और इथेरियम में मेन फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि इथेरियम के अंदर आप, बिटकॉइन के अंदर आपको इतना फ्रीडम नहीं है कि आप जो है कुछ डेवलपमेंट कर सकें। बिटकॉइन इज जस्ट अ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो बाय कर सकते हैं, क्रिप्टो सेल कर सकते हैं। जबकि जो इथेरियम है, इथेरियम के अंदर 2015 में विटाली ने एक हमारे को एक फ्रेमवर्क दिया जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ना सिर्फ हम इथेरियम के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बल्कि एक प्लेटफॉर्म हमारे को
प्रोवाइड किया जहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है बेसिकली, और इस ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग इसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए सारी डिप्लॉयमेंट भी करेंगे और डेवलपमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कि इथेरियम डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट क्या है, इसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल अवेलेबल हैं, सारा इंट्रोडक्शन अवेलेबल है, तो आप इसको इन डिटेल डेप्थ में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर फर्दर आपको ट्यूटोरियल अवेलेबल है। लर्निंग बाय कोडिंग इसके अंदर दिया हुआ है। लर्निंग बाय कोडिंग के अंदर जितने भी हमारे पास टूल अवेलेबल है, ओपन सोर्स के टूल जो कि हमारे को हेल्प करेंगे अपनी एप्स डेवलप करने के लिए, वो इसके अंदर अवेलेबल हैं। इथेरियम के जो ओपन इथेरियम के बिल्ड टूल अवेलेबल हैं, अगर आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी गाइड्स अवेलेबल होंगी। इसी तरीके से एक रिमिक्स का ओपन सोर्स टूल अवेलेबल है, ये भी बेसिकली वेब बेस्ड आईडी ही है, जिसको हम लोग इजीली अपने गूगल क्रोम के ऊपर या फायरफॉक्स पे या कोई भी हमारे पास इंटरनेट ब्राउजर अवेलेबल है उसके ऊपर डायरेक्टली जाके हम लोग रिमिक्स के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसको भी हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोगों का मेन जो टॉपिक है वो है हार्ड हैट का, या हार्ड हैट हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, मैंने हार्ड हैट की ये वेबसाइट ओपन कर ली है। हार्ड हैट बेसिकली क्या है? हार्ड हैट हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, एक एनवायरनमेंट, एक हमारे को डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टूल प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम लोग इजीली अपनी कोडिंग को कंपाइल कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, बेसिकली इथेरियम के सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए। तो हमने क्या करना है, डेप एप्स बनानी है बाय यूजिंग ऑफ हार्ड हैट। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमें हार्ड हैट को अपने पास इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, और इंस्टॉलेशन करने के बाद हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसके अंदर हम लोग कौन कौन से कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने पास मैं डी ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ बूट कैम्प के नाम का, और बूट कैम्प के अंदर मैं आज 00 के नाम पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। अच्छा, ये फोल्डर क्रिएट कर लिया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो कि किस तरीके से आप कमांड लाइन में पहुंचेंगे और किस तरीके से आप टूल को इजीली ओपन कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली मुझे CMD लिखूंगा तो मुझे कमांड लाइन पे पहुंच जाऊंगा इजीली। अच्छा, अब कमांड लाइन पे मैं पहुंच गया, तो अब मुझे सबसे पहले करना क्या है? अच्छा, सबसे पहले करने के लिए मेरे पास इसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने पास क्रिएट करनी है प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। प्रोजेक्ट डायरेक्टरी मैंने क्रिएट कर ली 00 के नाम पे। अच्छा, इसके अंदर क्या करना है मुझे, मेक इट एन npm लाइब्रेरी। npm लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है npm init। ठीक है, npm init को मैं जैसे ही लिखूंगा यहाँ पे, ये मेरे पास पैकेजेस इंस्टॉल कर देगा नोट पैकेज मैनेजर के, और उसको यूज करते हुए मैं अपने लाइक इसके अंदर मैं इसको बाकायदा सारे डिफॉल्ट दे रहा हूँ, कोई डिस्क्रिप्शन इसके अंदर नहीं डाल रहा हूँ, ताकि मेरे पास एक पैकेज क्रिएट हो जाए जो कि मुझे हेल्प करेगा कि मेरे प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर सके। जैसे ही मैंने इसको npm init किया, मैं अगर दोबारा इसके अंदर फोल्डर में जाता हूँ तो मेरे पास एक पैकेज डॉट जेसन की उसने एक फाइल क्रिएट कर दी। बेसिकली ये इनिशिएट कर दिया इसने मेरे नोट पैकेज मैनेजर को। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है जी? मन में सॉरी फॉर इंटरप्ट, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं? जी हाँ, रेजोल्यूशन, थैंक यू। सर फॉन्ट्स के टैब में। ओके, ठीक है, थैंक यू जी, बेहतर है अब? जज़ाकल्लाह। ठीक है। अच्छा जी,
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इंस्टॉल करना है अपने पास हार्ड हैट को। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हार्ड हैट के अलावा कोई और फ्रेमवर्क यूज किया हो? ट्रफल। यस, वेरी गुड। आप कुछ बताएंगे ट्रफल का? आप ट्रफल यूज करते रहे हैं या आपने ऐसे ही बताया है? सर यूज नहीं किया, लेकिन इन फ्रेमवर्क के बारे में सुना है कि ट्रफल है, हार्ड हैट है जी जी जी। और इसी तरह। जी देखें, अहमद बात कर रहे थे। जी सर। जी सर। बेटा तुम ही थे? जी सर मैं ही था। तो तुम्हारा तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही ब्लॉकचेन पर है, तो सर आप कोई तो फ्रेमवर्क यूज कर रहे होगे। सर अभी वो चेंज कर दिया था, एआई से रिलेटेड था। अच्छा ओके, सॉरी सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें, सॉरी। ठीक है। अच्छा जी, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बेसिकली हार्ड हैट यूज करेंगे थ्रू आउट अवर बूट कैम्प। इससे पहले बहुत सारे लोग यूज कर रहे थे ट्रफल। ट्रफल भी फ्रेमवर्क था जिसको हम लोग इससे पहले यूज कर रहे थे। मैंने भी इसको जितना भी अपनी डेवलपमेंट की है ट्रफल के थ्रू की है, लेकिन मैं इसको हार्ड हैट में इसलिए मूव हो गया। इसके काफी रीजन है। एक तो नंबर वन, ये इजी टू यूज है, बहुत इजीली इसको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अंदर डिपेंडेंसीज इतनी नहीं है, जबकि ट्रफल के अंदर हमारे पास काफ़ी डिपेंडेंसीज थी। इसमें हमारे को डिफरेंट पैकेजेस अलग से इंस्टॉल करने पड़ रहे होते थे। अच्छा, हार्ड हैट के अंदर हमारे पास क्या है कि हम इजीली कुछ भी एक्सटेंशंस हैं यहाँ पे इजीली हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्ट इन कर सकते हैं हार्ड हैट के अंदर। जबकि जब हम ट्रफल यूज कर रहे होते थे उसमें हमारे पास एक्सटेंशंस को डिफिकल्टीज होती थी। इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट की इजीली इम्प्लीमेंटेशन है। जावा स्क्रिप्ट को आपको आसानी से इसके अंदर बिल्ट इन कमांड के तौर पे यूज हो सकता है हार्ड हैट में। और हार्ड हैट के अंदर सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात यह है कि हम लोग इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रफल के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टीज है यूज करने में टाइप स्क्रिप्ट को, लेकिन हार्ड हैट के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा इजीली इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं अपना नेक्स्ट कमांड क्या करूँगा, हार्ड हैट को मुझे इंस्टॉल करना है। हार्ड हैट को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली मैंने इसको कमांड को कॉपी करा, npm install -- safe -dev हार्ड हैट। जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ ये क्या करेगा कि ये हार्ड हैट को मेरे जो डायरेक्टरी है उसके अंदर इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको थोड़ी सी प्री रिक्विजिट बता देता हूँ इसके, कि प्री रिक्विजिट हमारे क्या हैं इसको यूज करने के लिए। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये नोट जेएस वगैरह इंस्टॉल हुआ है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसको इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन आप लोगों को जब इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको नोट जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पास कंप्यूटर में। नोट जेएस आप जैसे ही गूगल पे लिखेंगे आपको नोट जेएस आपके पास आप अवेलेबल हो जाएगा, और इसको आप इजीली यहाँ पे जाके जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जिनके पास मैकबुक है वो मैकबुक के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, और विंडो भी इसके अंदर अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो एक और टूल है वो है विजुअल स्टूडियो टूल। विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये विजुअल स्टूडियो कोड भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आपको गूगल क्रोम पे आप लिखेंगे, ये फ्रीली डाउनलोड अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर लें। आप अब फिर आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये दो प्री रिक्विजिट हैं। इसके अलावा आपके पास जो एक मेन आईडीई है हम लोग जो यूज करेंगे बहुत ही फ्रिक्वेंटली, वो है remix.ide। remix id अगर मैं लिखूं, ये बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टूल है जो कि आपको इजीली अवेलेबल है आपके ब्राउजर पे। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ether.js एंड hardhat enough to become
blockchain developer or is there anything else, kindly tell me. देखें हमारे को जो ether.js, web3, hardhat, ये इन चीज़ों को हम लोगों को लर्न करने की ज़रूरत है और जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। अगर आपने कोई भी डी एप्स क्रिएट करनी है तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए और साथ साथ आपको टाइप स्क्रिप्ट आए तो बहुत अच्छा है। और सॉलिडिटी को हम लोग बहुत ही डेप्थ में लर्न करेंगे जब हम लोग इसमें आगे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो सॉलिडिटी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस लेवल इसको लर्न करेंगे कि सॉलिडिटी किस तरह इसको हम लोग नॉर्मल बेसिक प्रोग्राम बना सकते हैं, किस तरह काम कर सकते हैं, किस तरह कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इथेरियम के मेन नेट को या डिफरेंट नेटवर्क को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ सॉलिडिटी। अच्छा, ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया है, हार्डहेड मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने पास। अब मैं दोबारा जाता हूँ इसके पास, अपने नेक्स्ट स्टेप है हमारा हार्डहेड की जितनी कॉन्फ़िगरेशन है उसको मुझे करना है। अच्छा, अगर मैं इस पे जाऊँगा इनके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी सेम यही वाले स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमने इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन मैंने जो हमारी कमांड है npm install -save -dev स्पेस हार्डहेड, और फिर इसके बाद मुझे इसका क्विक स्टार्ट करना है। क्विक स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, npx हार्डहेड लिखूंगा। उसके बाद ये मुझे खुद ही जो है वो ऑप्शन दे देगा कि मुझे किस लेवल का हार्डहेड इंस्टॉल करना है अपने पास। ठीक है जी, ये यहाँ पे मेरे पास हार्डहेड की कमांड आ गई। अब इसने मुझसे पूछा है कि व्हाट डू यू वांट टू डू। You want to create a basic sample project, you want to create an advanced sample project, create an advanced sample project that uses TypeScript, create an empty hardhead। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है कि create basic sample project क्रिएट करना है। मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया उसने पूछा कि हार्डहेड प्रोजेक्ट रूट, ये मेरा रूट यही वाला होगा। मैंने कहा यस। डू यू वांट टू ऐड अ डॉट गिट इग्नोर। मैं डॉट गिट इग्नोर क्या है, बेसिकली गिट की लाइब्रेरी है, जिन्होंने गिटहब यूज किया हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से इसको जानते हैं, नहीं किया तो थोड़ा सा आप लोगों को स्टडी करने की जरूरत होगी इसकी। अच्छा, फिर हमने जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये इसने मुझे सक्सेसफुली बोल दिया कि प्रोजेक्ट क्रिएटेड, और उसकी रीडमी भी मुझे उसने क्रिएट करके दे दी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जाते हैं। तो इसमें ये हमारे को क्या कहता है कि बेसिकली हमारे को जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि हम लोग जब ट्रफल यूज करते हैं तो उसके अंदर एक्सटेंसिवली यूज होता है वेब3 का। वेब3 लाइब्रेरी है ईथर की, जो कि बहुत ही हम लोग जब भी कोई भी डेव्स बनाएंगे उसके अंदर हमारे को जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जो कि हमारे पास क्रिएट होती है हार्डहेड ईथर के नाम पे ना। तो ईथर वाली लाइब्रेरी को और वेफल को, जो कि हम लोग टेस्टिंग के टूल के अंदर हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली यूज करना होगा, उसको भी हम लोगों ने एडिशनल इंस्टॉल करने के लिए ये पूरी कंप्लीट हमने कमांड देनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि हमारे पास एक तो वेफल इंस्टॉल हो जाएगा जो हमारे को हेल्प करेगा हमारी टेस्टिंग में, और ईथर हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। नमन भाई npm रह गया। ओ यस। अच्छा, इस लेवल पे मैं अब क्या कर सकता हूँ कि इजीली अपने पास जाके मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास सॉरी अच्छा, अब यहाँ पे शॉर्टकट मेरे पास विजुअल स्टूडियो टूल को ओपन करना है। तो यहाँ पे मेरे पास शॉर्टकट है कोड
स्पेस डॉट, जैसे ही मैं कोड स्पेस डॉट दूंगा ये क्या करेगा कि मुझे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर देगा और डायरेक्टली उसी डायरेक्टरी में ले जाएगा। ठीक है, इन द मीन टाइम हमारे पास वेबफिल और वो इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर बता देता हूँ। हमारे पास अभी तक कितना आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया है जो कि हम लोग इसको देख सकते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने हार्ड हैट को इंस्टॉल किया, बाकी डायरेक्टरीज को, डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल किया, तो हमारे पास इसने जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिया हार्ड हैट ने, उसने सबसे पहले हमारे को दिया कॉन्ट्रैक्ट्स का, जिसमें हमारे जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोड होंगे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के फोल्डर के अंदर आएंगे। इसमें स्क्रिप्ट का एक फोल्डर है जो कि हमारे को क्या करेगा कि स्क्रिप्ट जितने भी हमारे पास जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड स्क्रिप्ट्स होंगे वो हम लोग इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक फोल्डर हमारे को टेस्ट का फोल्डर दिया हुआ है, जितने भी हमारी टेस्टिंग अवेलेबल होगी वो यहाँ पे हम लोग इजीली इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। बाय द वे ये हम लोग सॉलिडिटी को इन डेप्थ में लर्न करेंगे और इसको देखेंगे कि ये प्रोग्रामिंग ये किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ये प्रोग्रामा सॉलिडिटी क्या है, ये इसके अंदर जो कैरेट साइन लगी हुई है ये क्या चीज़ है, इसको हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आप ये देखें कि जैसे ही मैंने हार्ड हैट का जो फ्रेम जो स्ट्रक्चर बनाया, इसने हार्ड हैट के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले मुझे जो सॉलिडिटी की फाइल क्रिएट करके दी। इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास कोडिंग अवेलेबल है जो कि जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग है, जैसे console.log। ये सारा जो जितना भी कोड है इसने ऑटोमेटिकली हमारे को इधर इंपोर्ट करके दे दिया, जो कि हमारे पास ट्रफल के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो इसमें क्या किया, इसने जावा स्क्रिप्ट को एम्बेड कर दिया हमारे अपने जो सॉलिडिटी का कोड है उसके अंदर। अब जब हम सॉलिडिटी के कोड को देखते हैं तो इसने जो हमारे पास एक सैंपल क्रिएटर का कोड जो क्रिएट करके दिया है, उसमें क्या किया है इसने कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया है ग्रीटर का। इस कॉन्ट्रैक्ट के ग्रीटर के अंदर हमारे पास उसने एक वेरिएबल क्रिएट किया बेसिकली, उस वेरिएबल का नाम उसने ग्रीटिंग दे दिया है और फिर उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है कि अगर हमने अगर जावा स्क्रिप्ट हमने पढ़ी हो तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम जब कोई प्रोग्राम इनिशिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर लिखते हैं और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग वो वेरिएबल डालते हैं जो कि हम लोगों को थ्रू आउट द प्रोग्राम कॉन्स्टेंटली यूज करना होगा और उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमारे पास सॉलिडिटी में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई एक वेरिएबल उसके अंदर डाल देते हैं और वेरिएबल जो हम लोग उसको इनिशिएट बेसिकली कर देते हैं और इनिशिएट करने के बाद उसको हम लोग दोबारा उसके अंदर कुछ चेंज उसके अंदर करना चाहें तो उसको हम लोग थ्रू द फंक्शन कर सकते हैं, डायरेक्टली उसके अंदर इंटरेक्शन नहीं कर सकते। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है यहाँ जी। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो जैसे console.log है ये यूज कर रहे हैं हम ना, तो सिर्फ यही यूज कर सकते हैं या जावास्क्रिप्ट का कोई और फंक्शन भी इसमें लिख सकते हैं? बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट के सारे फंक्शन इसके अंदर यूज हो सकते हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक्स जी। अच्छा, इसी तरीके से हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन में हमने फंक्शन का नाम दिया ग्रीट। बेसिकली ये पब्लिकली अवेलेबल होगा, ये हम लोग इसको देखेंगे क्या है। रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और जो भी हम लोग उसके अंदर पास करेंगे मैसेज उसको बेसिकली रिटर्न कर रहा होगा। इसी तरीके से एक और फंक्शन हमने इसके अंदर क्रिएट किया है, ये हमारे को उसने स्क्रिप्ट में खुद ही क्रिएट करके दिया है इसके अंदर। सेट ग्रीटिंग स्ट्रिंग, ग्रीट स्ट्रिंग। अगर मुझे ग्रीट स्ट्रिंग को सेट करना हो तो मैं इसको यूज करते हुए इसको ग्रीटिंग को अपडेट कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ। मैं इस पे आता हूँ, ये अभी तक इंस्टॉलेशन कर रहा है जो कि अच्छा सर। ठीक जी सर, मुझे पूछना है कि जो रिकॉर्डिंग वीडियो है ये अवेलेबल हो जाएगी ना बात के लिए, क्योंकि हम फिर बाद में इसी तरीके से इंस्टॉल कर सके ईच एंड एवरीथिंग।
बिल्कुल, एक तो वीडियो आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, सेकेंडली ये लिंक जो आपसे मैंने शेयर किया है, इस लिंक के अंदर डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हुई हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है। बेसिकली जो आपने स्टडी करनी है वो तो लर्निंग करनी ही करनी है। आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जिस तरह हमने अभी जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट किया उस तरीके से ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इनिट लाइब्रेरी किस तरीके से करनी है, npm init करेंगे आप। इंस्टॉलेशन आपको हार्ड किस तरह करनी है, एंड हार्ड को आपने किस तरीके से इंस्टॉल करना है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि बेसिक जो प्रोजेक्ट है उसको किस तरह क्रिएट करना है। उसके अंदर आपके पास वेफल जो टेस्ट लाइब्रेरी है और इथेरियम का जो पैकेज है वो दोनों हमारे पास अवेलेबल है। उसकी जो जितनी भी डिटेल है वो भी आपको इजीली अवेलेबल है यहाँ पे हार्ड के जितना भी ट्यूटोरियल है उसके अंदर। कि उसके अंदर आपको बताया हुआ है द सैंपल प्रोजेक्ट विल आल्सो यू टू इंस्टॉल हार्डेड वेफल and hardened ethers, which makes hardened compatible with test built with waffle. You can learn about the waffle over there. ठीक है, अगर आपको waffle के मुतालिक और लर्न करना है तो इसकी फर्दर गाइड भी अवेलेबल है। और उसको इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली आपको सिंपल एक ये कमांड लाइन है, इस पे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। हमारा जब जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट लेवल पे। अब हमारे पास ये इंस्टॉलेशन हो गई है, हम लोग नेक्स्ट लेवल पे हम क्या करते हैं, npm हम लोगों ने क्या करना है, अभी तक हमने अपना जो कोड लिखा है उसको कंपाइल नहीं किया है। कंपाइल क्या करता है कि बेसिकली जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा तो ये मेरे पास एक बाइट कोड जनरेट कर देगा जो कि मशीन कोड की मशीन कोड की तरह की लैंग्वेज है जी, जो मशीन रीडेबल होती है। और वो आपको कोड जनरेट कर देगा। जैसे ही हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर तो वो सारा जो भी कोड होगा वो यहीं से रीडेबल होगा। अब ये देखें, मैंने जैसे ही इसको कंपाइल किया है तो कंपाइलेशन में कह रहा है कि कंपाइलिंग टू फाइल विद 0.8.0 एंड कंपाइलेशन फिनिश सक्सेसफुली। अच्छा, जैसे ही इसके अंदर सक्सेसफुली फिनिश हो गई तो इसने मुझे इसके अंदर कंपाइल करके दे दिया, आर्टिफैक्ट्स बना के दे दिए इसने। देखें ग्रीटिंग डॉट जेसन की इसने पूरा मुझे कंप्लीट करके दे दिया, और ग्रीटिंग डॉट जेसन की फाइल इसने क्रिएट करके दे दी है। बेसिकली क्या हुआ है कि ये इजीली ये मशीन रीडिंग कोड बन गया, बाइट कोड इजीली क्रिएट कर दिया इसने। बाइट कोड बेसिकली क्या होता है कि जो भी मैंने लैंग्वेज लिखी है उसने उसको कंपाइल करके इस कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, जो कि इजीली रीडेबल होगा फॉर आवर मशीन सर्वर के लिए। ठीक है, तो ये अगर हम इसको नॉर्मल इसको रीड करना चाहेंगे तो हम लोग नॉर्मली इसको रीड नहीं कर सकते, लेकिन बाइट कोड को हम लोग जनरेट करने का मकसद ही यही होता है कि ताकि हमारा इथेरियम का जो सर्वर है वो उसको इजीली रीड कर सके और जो हमारा हमने जो कोड लिखा है उसको इजीली कन्वर्ट कर सके उसके अंदर। अच्छा सर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के ये जो एक लाइन लिखी हुई है बाइट कोड की, और स्ट्रिंग में ये हमारा पूरा इतना लंबा स्ट्रिंग लिखा है कि जितना ऊपर कोड जनरेट हुआ है जी, जितना ही ऊपर कोड जनरेट हुआ है ये सारा इस स्ट्रिंग में मशीन के लिए एक स्ट्रिंग में ये सारा कोड मतलब लिख दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा, एक टेक्स्ट लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड का, ठीक है ना। अब हेलो वर्ल्ड के लिए जब मैं अपनी लैंग्वेज में देखूंगा तो वो मेरे लिए एक HELLO स्पेस WORLD होगा, ठीक है। ये सिंपल सी में जो मेरे लिए रीडेबल होगा। लेकिन जब इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा मशीन लैंग्वेज में बाइट कोड के अंदर तो बेसिकली वो होगा 0x608 और इस तरीके की इसमें नंबरिंग की लैंग्वेज में होगा, जो कि हमारे लिए रीडेबल नहीं होगा। लेकिन जब वो, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, ठीक है ना। ओके, उसने अपने पास क्रिप्टोग्राफी कर ली है, अपने पास डिकोड कर लिया है। अब उसको हम इनकोड अगर करना चाहें तो उसके लिए हमारे को क्रिप्टोग्राफी की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे लिए मुश्किल है। हम लोगों को उसके लिए ठीक ठाक पावर चाहिए,
टू इनकोड दैट कोड, लेकिन मशीन जो है क्योंकि उसके पास सारे इंटरनल मैकेनिज्म अवेलेबल है तो वो इजीली उसको अपने पास डिकोड कर सकती है। लेकिन सर बाइट कोड की कोई लेंथ तो एक स्पेसिफिक होगी ना? देखिए बाइट कोड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास, हम लोग जब बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी की, अब डिफरेंट उस पर लेके गए, लेकिन इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है अल्गोरिदम यूज होते हैं। SHA-32 भी यूज होता है, SHA-64 भी होता है, SHA-128 भी होता है। तो ये बेसिकली ये बाइट कोड उसके अंदर हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं कि कौन सा हम अल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, हैश अल्गोरिदम, जो कि हमारे को कन्वर्ट करके उस कोडिंग के अंदर लेके चले जाएगा। ये हमारी रिक्वायरमेंट पे होता है कि हम लोग कौन सा SHA यूज करें। SHA-32 यूज करेंगे तो हमारे को डेफिनेटली हमारे को कुछ लिमिटेड उसके अंदर स्टोरेज चाहिए। SHA-256 करेंगे तो हमारे को बिग स्टोरेज चाहिए होगा। तो इसी लेवल पे हम लोग स्टोरेज अपने यूज करते हैं ताकि हम लोग स्टोरेज को सेव कर सकें, डिफरेंट हमारे पास जो डाटा है उसको स्टोरेज में सेव कर सकें। शुक्रिया सर। सर थोड़ा सा मैं कंट्रीब्यूट कर दूं, इजाजत दें आप तो? जी जी। अच्छा राव भाई, प्रॉब्लम पता है क्या है कि जैसे हम जावा में कोड लिखते हैं तो वो बाइट कोड जनरेट करता है। बाइट कोड बेसिकली डायरेक्ट मशीन रीड नहीं करती। जो जावा का वर्चुअल मशीन बनाया होता है ना उसने, उसके लिए होता है वो। उसके बाद दोबारा इसको कंपाइलर जो है ना वो 0-1 में कन्वर्ट करता है। तो ये जो बाइट कोड है ना, इंटरमीडिएट स्टेट होती है बेसिकली। इसको Exactly. वर्चुअल मशीन करती है, वर्चुअल मशीन ही रीड कर पाती है, क्योंकि वर्चुअल मशीन खुद एक सॉफ्टवेयर होती है। उसके लिए एक इंटरमीडिएट, यानी कि ना तो वो कंप्लीट हमारे लिए यूआई स्टेट में होता है और ना ही वो कंप्लीट 0-1 फॉर्म में होता है। तो सर ये मुझे पता था, थोड़ा सा मैं असल में कंट्रीब्यूट कर चैलेंज दूं। किया था जो बेसिकली जिसके लिए आए थे इस पर, चैलेंज ये था कि जावा जो आया था ना उस वक्त, उससे पहले आपके जो प्रोग्राम्स होते थे वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते थे। मैंने विंडोज के लिए कंपाइल किया है तो वो विंडोज पे चलेगा, लिनक्स या मैक पे नहीं चल सकता। तो वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट लाए कि कंपाइल वंस रन एवरीवेयर, कि मैं एक यस इंटरमीडिएट सर। कोड जनरेट करता हूँ और हर प्लेटफॉर्म की मैं वर्चुअल मशीन बना दूंगा। तो ये भी जो बाइट कोड है ये बेसिकली इथेरियम की वर्चुअल मशीन में रन हो जाएगा। ये उसके लिए एक इंटरमीडिएट कोड है। बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है जी। अच्छा, अब शुक्रिया सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब काम कर रहे होते हैं इथेरियम के अंदर, तो इथेरियम के अंदर हमारे को क्या होता है कि हमें अकाउंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है। और अकाउंट्स क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि हमारे पास नॉर्मल नोट्स तो अवेलेबल होती नहीं। हम एक ही मशीन के अंदर अपना जो इंडिपेंडेंट हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है उसी के अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं। अब हमारे को एक स्पेसिफिक मशीन के अंदर इंटरेक्शन करने के लिए नोड टू नोड डिफरेंट अकाउंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उस अकाउंट्स को हम लोग जाहिर बात है क्रिएट करने के लिए हमारे को फ्रेम इसी हार्डहेड ने एक ऑप्शन दिया है, यूटिलिटी दी है, जिसके थ्रू हम लोग इजीली सारे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसको कोड के अंदर आपको दिखाऊं तो कोड के अंदर क्या है कि ये hardhat.config.js फाइल है जो कि हमारे को फैसिलिटेट करती है कि हम इजीली अकाउंट्स अपने क्रिएट कर सकें। अब इसके अंदर आप इसके कमेंट्स भी देख सकते हैं। दिस इज अ कंपाइल हार्डहेड टास्क टू लर्न हाउ टू क्रिएट योर ओन गो टू योर अकाउंट्स कोड। तो इसके अंदर पूरा कंप्लीट जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसमें फॉर का लूप लिखा हुआ है जिसमें हमारे को क्या करेगा कि कंप्लीट हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं वो क्रिएट करके दे देगा। तो उसको क्रिएशन करने के लिए हमारे पास जो हमारे पास कमांड है वो है npx hardhat accounts की। ठीक है, मैं इसको अपने पास कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। npx hardhat accounts मैंने लिखा, इसको एंटर करूंगा तो मेरे पास ये इनिशियली 10 अकाउंट मेरे क्रिएट कर देगा। अच्छा, इसने मुझे ये अकाउंट्स क्रिएट करके दे दिए यहाँ पे। और हर अकाउंट का आप ये देखें इसने पूरा हैश क्रिएट करके दिया है मुझे कि हर अकाउंट के साथ जो है वो इसका, जारी बात है इसकी कुछ प्राइमरी की भी होगी, पब्लिक की भी होगी, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसने हार्डहेड ने मुझे फैसिलिटेट कर दिया है कि मैं इंटरनली अपनी मशीन को यूज करते हुए डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट कर सकूं ताकि मैं
इन अकाउंट्स के बिटवीन इंटरेक्ट कर सकूं, वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। ठीक है, तो इसको हम लोग इन डेप्थ लर्न करेंगे कि किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, किस तरीके से हम लोग इसके अंदर मूवमेंट करेंगे। अच्छा, इसमें भी इन्होंने यही बताया हुआ है इसकी गाइड के अंदर कि किस तरीके से हम लोग इसके अंदर अकाउंट क्रिएट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर फिर नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीटर डॉट सोल। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी इन डेप्थ देख चुके हैं कि किस तरीके से ये हम लोग इसको कंपाइल करेंगे ग्रीटर डॉट सोल को। इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं और कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं। और फिर इन्होंने क्या इसमें गाइड में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग कंपाइल करेंगे हार्डहेड को। अच्छा, अब क्या है कि हम लोग एक और करते हैं टेस्ट उसके अंदर कि हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो चेक करना है कि जो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट हमने अभी देखा था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ये वेदर ये सही काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको चेक करने के लिए हमने एक कुछ टेस्ट स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं जो कि हमारे पास सैम्पल टेस्ट डॉट जेएस के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर क्या है कि हम लोग पास करते हैं हेलो वर्ल्ड को, और बेसिकली उसके अंदर हम चेंज करते हैं कि हेलो वर्ल्ड से हमारे को ग्रीटर डॉट सेट ग्रीटिंग का हमने फंक्शन हमने जो अपनी सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्रिएट किया हुआ था, उसके अंदर हम लोग इंस्टीड ऑफ हेलो वर्ल्ड हम लोग पास कर रहे होते हैं हेलो मुंडा। ठीक है, इसकी जगह मैं कुछ और भी देख सकता हूँ, लाइक हेलो बूट कैंपर। क्या होगा कि ये जैसे ही मैं इसको रन करूंगा इसके टेस्ट स्क्रिप्ट को, तो ये मुझे सक्सेसफुल बता देगा कि वेदर ये जो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने लिखा है ये सही काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्योंकि मैंने कुछ चेंजिंग की है इसके अंदर, तो इसको सबसे पहले मुझे कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए मुझे npx hardx कंपाइल की जो कमांड है उसको मुझे चलाना पड़ेगा, और चलाने के बाद फिर मैं इसमें कह रहा है नथिंग टू कंपाइल, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कंपाइल की जाए। उसके बाद मैं ये हार्डवेयर टेस्ट को मैं चलाता हूँ इस कमांड को, तो ये क्या करेगा कि मुझे रिजल्ट पास कर देगा कि जो मैंने इंटरेक्शन कर रहा हूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसका रिजल्ट मेरे पास सही आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले उसने क्या किया कि ग्रीटर को पास किया। उसने बोला कि ये ग्रीटर का कॉन्ट्रैक्ट है, डिप्लॉइंग अ ग्रीटर विद ग्रीटिंग हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले उसने डिप्लॉय किया विद हेलो वर्ल्ड के, और उसके बाद उसने क्या किया चेंजिंग ग्रीटिंग फ्रॉम हेलो वर्ल्ड टू बूट कैंपर। ये कहाँ पे लिखा हुआ है हमने बेसिकली ये है जावा स्क्रिप्ट की कमांड। और ये जावा स्क्रिप्ट की कमांड अगर हम लोग इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखें, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये पूरा कंसोल डॉट लॉग चेंजिंग ग्रीटिंग फ्रॉम एम्परसन एस टू एम्परसन एस। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर वेरिएबल पास किया है और उसके अंदर मैं वैल्यू पास करवा रहा हूँ फ्रॉम हेलो वर्ल्ड जो कि मेरी प्रीवियस वैल्यू थी उससे, और टू न्यू वैल्यू। तो ये बेसिकली इंटरेक्शन मैंने किया अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो कि डॉट सोल की फाइल है, और साथ के साथ मैंने ये भी देखा कि इसके अंदर मेरे पास जो जावा स्क्रिप्ट का जो कोड लिखा हुआ है उसको मैं किस तरीके से इजीली रिट्रीव कर सकता हूँ और इसको देख सकता हूँ अपने पास। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास हम डिफरेंट किस्म के हम टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, इसमें फर्दर अमेंडमेंट कर सकते हैं अपने टेस्ट के अंदर, और इसको और हम लोग डिफरेंट वैल्यू पास करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ इसके अंदर एक और फंक्शन ऐड करके इधर ही अपने सॉलिडिटी की लैंग्वेज के अंदर, और उस फंक्शन को के अंदर कोई पैरामीटर पास करूं, और उस पैरामीटर को टेस्ट करने के लिए उस स्क्रिप्ट के अंदर मैं चाहूँ कि उसको चेक करना कि ये जो मेरा फंक्शन है वो सही काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मैं इजीली टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर चेक कर सकता हूँ उसको। ठीक है जी।
सर हमने एक बात किया था कि ब्लॉकचेन का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी चीज है, वो इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं किया जा सकता। तो सर आई थिंक यहाँ हम एक वेरिएबल पास कर रहे हैं जो कि वैल्यू चेंज कर रहा है। तो सर क्या वो हर दफा नया हैश जनरेट करेगा उसका, कि इसी हैश को अमेंड करके प्रेजेंट करेगा? देखें, हम लोग जब बात करते हैं ना इम्यूटेबल की, इसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर बेसिकली इम्यूटेबल किस लेवल पे है? इम्यूटेबल इस लेवल पे है कि जो मैंने उसके अंदर कोडिंग लिखी है, जो अपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, उस स्टैंडर्ड्स को, उस कोडिंग को चेंज नहीं कर सकता। अब इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं तो वेरिएबल सेंड कर रहा हूँ ना, एक ट्रांजैक्शन सेंड कर रहा हूँ। एक ट्रांजैक्शन लाइक जाहिर बात है, आपने अगर एक बिटकॉइन खरीदा है तो एक बिटकॉइन खरीदने के बाद आपने 0.5 बिटकॉइन कहीं और ट्रांसफर करने हैं और 0.5 बिटकॉइन अपने पास रखने हैं। तो बेसिकली आप उसके अंदर स्प्लिटिंग कर रहे हैं। तो उसके अंदर आप कोडिंग में तो चेंज नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड में चेंज नहीं कर रहे हैं, ब्लॉकचेन को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं आपने। यस, आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं, उसके अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं। तो ये हम वैल्यूज दे रहे हैं उसके अंदर। बेसिकली ये अब मैंने एक हेलो वर्ल्ड का एक सेंटेक्स लिखा है, उस सेंटेक्स, वो सेंटेक्स क्या है, बेसिकली वेरिएबल है। एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, उस वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। वैल्यू को चेंज करने में वो इम्यूटेबिलिटी नहीं आती है। अब इम्यूटेबिलिटी आती है वहां पे जहां पे मैं अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज कर रहा हूँ, अपनी कोडिंग को चेंज कर रहा हूँ। होप आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया, अगर आप तो क्लास के बाद में कर लेंगे। बेसिकली सर प्रॉब्लम ये है कि हमने कहा कि एक दफा एक चीज रिकॉर्ड हो गया तो हो गया। अब सर जी हाँ। अगर वो चीज है ही वेरिएबल तो हम उसे कैसे कहेंगे कि इम्यूटेबल है? वो तो चेंज हो रहा है, कोई भी चेंज कर दे, कहीं से भी चेंज, तो वो नहीं 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 तो नहीं कोडिंग नहीं को नहीं। तो किसी भी चीज की हार्ड कोड ही होता है ना? ना 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 ना, आप देखें, आपने एक कोई भी आप कोड लिख रहे हैं, कोई भी लाइक आप अपने स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। आपने कहा कि एक स्टैंडर्ड है, अब लाइक डेट का स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। अब डेट के अंदर अभी तो हमारे पास इतने प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरह के डायनामिक्स आ गई कि उसके अंदर मैं नंबर डालना चाहूँ तो नंबर नहीं डाल सकता, या कैरेक्टर डालना चाहूँ तो कैरेक्टर नहीं डाल सकता। इसी तरीके से अगर जो मैंने कोड लिख दिया है, जो रिकॉर्ड मैंने कर लिया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको इसको बताऊं, इम्यूटेबिलिटी आप किस तरीके से कह रहे हैं। आप इसमें अगर आप थोड़ा सा ब्लॉकचेन को स्टडी करते तो थोड़ा सा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता। इसमें ब्लॉक्स बन रहे होते हैं। अब ब्लॉक्स में क्या हुआ कि मैंने ट्रांसफर किए 1 बिटकॉइन टू मिस्टर नूर, ठीक है ना। एक बिटकॉइन उधर ट्रांसफर कर दिया। अब अगर कोई चाहे उस ट्रांसफर को, जो मैंने 1 बिटकॉइन किया है मिस्टर नूर को, वो कोई चेंज करना चाहे, वो मरते मर जाएगा, कभी चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये इस तरीके से इम्यूटेबिलिटी आप कह सकते हैं कि नहीं है। इसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन चेंज नहीं हो सकती। एक दफा लिख दी गई तो वो चेंज नहीं हो गई। यस, आगे सर डिफरेंट इधर ट्रांजैक्शन के अंदर आपने ट्रांजैक्शन और मजीद करनी है, वो ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन आप लिख ली, एक दफा आपने लिख ली तो वो एडिट भी नहीं हो सकती, डिलीट भी नहीं हो सकती। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। सर ये कंफ्यूजन इस जगह हो रही है कि एक नई ट्रांजैक्शन क्रिएट करना एक अलग चीज है, और जो पहले ट्रांजैक्शंस क्रिएट हो चुकी हैं और वो एक ब्लॉक का हिस्सा एग्जैक्टली है, उनको वो चेंज करना एक अलग चीज है। बिल्कुल उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट्स द रीजन वी कॉल्ड इम्यूटेबल। जो आपने एक सर दफा ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड कर दी ट्रांजैक्शन, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। सर बेसिकली आपने बात किया कि जब भी एक नया ब्लॉक, मतलब हमने अगर किसी को एक बिटकॉइन ट्रांसफर किया तो क्या एक नया ब्लॉक जनरेट होता है कि वही ब्लॉक अमेंड होता है, उसमें ही चेंज आता है? सर ना ना मैं ना, ये नया पूछना चाहता नया हूँ। नया ब्लॉक क्रिएट होता है। अगर हम लोग इथेरियम की बात करें, इथेरियम में तो हर 15 सेकंड में एक नया ब्लॉक क्रिएट होता है। तो सर जबकि जब एक नया ब्लॉक क्रिएट हो गया तो पुराना ब्लॉक तो हैश का प्रीवियस हैश लेके बैठा हुआ है, वो तो वैलिडेट हो रहा है ना सिस्टम में सारा। सर मैं जी बेसिकली जानना ये चाह रहा था कि जब हमने वेरिएबल पास करेंगे, जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को कॉल कर रहे हैं, तो ये एक नया ब्लॉक जनरेट करेगा ना बार बार? ठीक बिल्कुल है ना, बिल्कुल। मतलब यही मैं समझा हूं ना? जी हाँ।
थैंक यू। देखें ब्लॉक क्या है, देखिए ब्लॉक इसमें दो चीजें हैं, ट्रांजैक्शन क्रिएट करेगा ब्लॉक, तो वो अपने जो है ना एल्गोरिदम के मुताबिक जो देखिए ब्लॉकचेन है उसके अपना ब्लॉक जिसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होंगी वो क्रिएट करेगा। आपका जो एल्गोरिदम है वो ट्रांजैक्शन क्रिएट करेगा। आपको मैं बताऊं, देखें और एक ब्लॉक में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, दैट्स व्हाई हम लोग क्रिएट करते हैं ब्लॉक्स को। और जैसे ही नया ब्लॉक क्रिएट होता है, जो प्रीवियस ब्लॉक की जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो लॉक हो जाती हैं और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता वो, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इम्यूटेबल। कोई भी एक ट्रांजैक्शन आ गई और वो लॉक हो गई, उसके बाद उसको कोई चेंज, सिंपल। अच्छा, एक चीज और मैं अगर वो ट्रांजैक्शन डिलीट हो सकती है उसकी, अगर कोई नहीं, न्यू डिलीट ट्रांजैक्शन डाल दें हम डिलीट करके? नहीं कर सकते आप। या देखें आप लोगों को नहीं, कोई बेसिकली मैंने यानी एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने डिप्लॉय कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि यार ये होना नहीं चाहिए था, इसमें एक चीज रह गई, बाय मिस्टेक समटाइम्स हो जाता है, तो उसको मैं चेंज तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं उसको डिलीट करके अगेन वो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकता हूँ। देखें आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा ब्लॉकचेन का। उसके लिए मैं आपको अलग से अगर चाहेंगे तो शेयर कर लूँगा स्लाइड, क्योंकि हमारा इसमें जो बूट कैम्प का सेशन है वो सारा टेक्निकल से रिलेटेड है और उसमें हमारी एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हमारी ब्लॉकचेन की होनी चाहिए। ये जो आप ठीक है। बात कर रहे हैं कि लाइक इम्यूटेबल, म्यूटेबल, ब्लॉक क्रिएशन, ट्रांजैक्शन, ये बहुत ही बेसिक लेवल पे की चीज़ें जो कि आपको इन डेप्थ हमको लाइक सेपरेट सेशन के अंदर सर आधा कवर घंटा कर। स्पेयर कर दें इसके लिए ना। मेरे असल में ये बच्चे वो हैं जिन इस बूट कैंप की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि जो है ना ब्लॉकचेन की नॉलेज पहले से हो, तो इस वजह से इनका बैकग्राउंड नहीं है। तो हमें ठीक मेरे है ख्याल में सर आधा घंटा मुख्तस कर लेना चाहिए, चाहे आज या नेक्स्ट सेशन में, कि इनको जो है ना हम ये प्रीरिक्विजिट्स जो है ना हम पढ़ा दें, यानी आप बिल्कुल सर वो बेसिकली एग्री, उसको। सर मैं बिल्कुल एग्री ठीक है। करता हूँ, मैं एग्री सर बिल्कुल करता हूँ ठीक है, इसमें। आप लोगों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन सर ना एक और चीज भी की जा सकती है। सर ने एक लेक्चर शेयर किया था फ्री कोड कैंप का, सॉलिडिटी का आया है ये गालिबन सितंबर में। तो इसमें इसका जो पहला तकरीबन 1.25 घंटा है, उसमें उसने बेसिक्स को कंप्लीटली कवर किया है। उसके बाद जो है वो ये तमाम कोडिंग वगैरह आती है। तो ये पहला 1.25 घंटा है, अगर इसको देख लिया जाए तो उसमें ईच एंड एवरीथिंग आपकी कवर हो जाती है। सर ने ये रिकमेंड किया हुआ है और इसको भी देखा जा सकता है। फ्री कोड कैंप का सितंबर का सॉलिडिटी का एक लेक्चर है। काइंडली लिंक थैंक शेयर यू। कर देंगे आप? लिंक भेज दें चैट में ना, जी हम होम असाइनमेंट जी दे मैं देते हैं। भेजता ठीक है। ठीक है सर, हम इसे देख लेता हूँ मैं, अगर मुझे प्रॉब्लम हो तो फिर मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह डिस्कशन कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सर नोमान बिल्कुल। क्या कर दें, जो ये बता रहे हैं उसको होम असाइनमेंट दे देते हैं, और फिर किसी बच्चे के अगले सेशन में कॉन्सेप्ट कमजोर हुए ना, तो वो फिर फूड पांडा से आपको जो है ना, नहीं आप तो यूएई में, तो वहां पर तो वो चलता है ना तलाबात से जी जी। आपको डिलीवरी करवा देगा इंशाल्लाह। केएफसी जिसका कॉन्सेप्ट कमजोर होगा उसके ऊपर एक बर्गर जो है ना वो पेनाल्टी लगा देंगे। नहीं नहीं, एनी टाइम आप लोग जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हम लोग इसको सेपरेटली डिस्कस कर लूंगा आपसे इनाम भाई, कि हम लोग इसको किस तरीके से कवर करना है। और बिल्कुल इसमें अगर हाफ आवर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग ब्लॉकचेन की जो बेसिक है उसको लेके चलें, और उसमें जिन जिन लोगों को कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड, मैं एक दो जो है वो टॉपिक ले लूंगा और उसको मैं जो है उसको कवर कराना शुरू कर दूंगा। जी सर, ये अच्छा बहुत सर, अच्छा। हम लोग जो है ये ब्लॉकचेन के लिए सॉलिडिटी पे काम करेंगे या टाइप स्क्रिप्ट पे? देखिए मेनली हमारा फोकस सॉलिडिटी पे होगा। सर हम इसमें बूट कैम्प में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे ब्लॉकचेन से रिलेटेड? मतलब बेसिक्स तो खुद पढ़नी है, आप लोग क्या कवर करवाएंगे? ये मैं आपको जो गिटहब का लिंक जो शेयर किया था ना आपसे मैंने, इसमें सारी डिटेल अवेलेबल है। इसमें जो हार्डेड, जो हेलो वर्ल्ड से रिलेटेड जो स्क्रिप्ट है, इसमें हम लोग हार्डेड को इंस्टॉल करना, किस तरीके से इसको लेके चलना, मैं एक्चुअली कवर कराना चाह रहा था टाइप स्क्रिप्ट को भी, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि मेरे को रोकना पड़ेगा। हार्डेड इसको टाइप स्क्रिप्ट को कवर कराने से पहले मैं आपको अगर टाइम मिलता है तो मैं बेसिक ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आपको चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो स्टोरेज है उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारा सॉलिडिटी का ट्यूटोरियल स्टार्ट होगा। सॉलिडिटी के ट्यूटोरियल में हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि सॉलिडिटी बेसिकली है क्या, इसके अंदर फंक्शंस क्या हैं, इसके अंदर वेरिएबल्स क्या हैं,
किस तरह इसको लिखा जाता है, किस तरीके से इसके अंदर इंटरेक्ट किया जाता है, किस तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसके अंदर सॉलिडिटी से रिलेटेड चीज़ों को कवर करेंगे। फिर हम लोग लर्न करेंगे कि ERC-20 के कॉन्ट्रैक्ट किस तरह क्रिएट होते हैं, ERC-721 के कॉन्ट्रैक्ट किस तरह क्रिएट होते हैं, NFT क्या है बेसिकली, ओपन ज़ैपलिन क्या है, ओपन ज़ैपलिन का NFT क्या है। फिर हम लोग विड्रॉल किस तरीके से उसको अंदर कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, डिफरेंट हमारे टॉपिक हैं जो हम लोग इसको इन डेप्थ कवर करेंगे थ्रू आउट द बूट कैंप। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये 2 या 3 महीने का होगा सेशन कंप्लीट, जो कि हम लोग इसको कवर कर पाएंगे कंप्लीट। सर इसको कवर करने के बाद हमारा आउटकम में मतलब हम क्या कर सकेंगे, एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन? हाँ देखें, आप 2 लेवल पे अपने आप को लेके जा सकते हैं। एक तो आप इजीली, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करते हैं और इसकी डेप्थ नॉलेज ले लेते हैं, तो आप अपने आप को फ्रीलांसर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइवर पे आप अपने आप को अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और अपवर्क पे प्रोफाइल क्रिएट करके एटलीस्ट फ्रीलांसिंग के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो आप इजीली ले सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं उसमें और लोगों को देना शुरू कर सकते हैं। इधर बहुत डिमांड है स्पेशली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। ERC-20 कॉन्ट्रैक्ट में NFT से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो ERC-721 से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अच्छा, जिन पार्टिसिपेंट ने हाथ उठाया हुआ, रेस किया हुआ, प्लीज वो मोहम्मद नोमान, प्लीज आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर मेरा पहला सवाल ये है कि सर ये वीडियो लिंक भी शेयर कर देगा, और दूसरी चीज़ ये सर इंस्टॉलेशन का तो आपने बता दिया है ना, यूज़ करने का। जी जी हाँ, बस ये सवाल है कि सर आप लिंक शेयर कर देगा। ओके, उमैर आपकी कोई क्वेरी है? हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी। जी सर, मुझे ये पूछना था कि हम इसमें NFTs को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे कि हम जो है फ्रीलांस में एक अच्छे प्रोजेक्ट को लेके NFT पे काम कर सकें? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब मैंने ब्लॉकचेन स्टडी स्टार्ट किया था ना, तो बेसिकली उसका मैंने 10% स्टडी किया था फ्रॉम क्लास लेक्चर्स। ठीक है, तो बाकी आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखें, आप अगर कुछ विलिंग होती है ना, देयर इज विल देयर इज अ वे। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको खुद भी अपनी एफर्ट मारनी पड़ेगी। हम आपको बेसिक बता देंगे, कुछ आपकी क्यूरीज हैं ऐसी जिसमें आप कहीं पे फंस रहे हैं, कोई जैसा प्रोजेक्ट आपके पास आया है, उस प्रोजेक्ट में आपको रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करनी है इनिशियल लेवल पे, तब तो आपको गाइडलाइन मिल सकती है। लेकिन आपको एंड टू एंड आपने काम खुद ही करना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है और आपने स्टडी भी खुद करनी होगी। बाकी गाइडलाइंस इंशाल्लाह आपको अवेलेबल होंगी हमारी तरफ से, और जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। जी फैजान। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जनाब। मुझे सर आपसे ये सवाल करना था कि अभी हम जैसे सॉलिडिटी पढ़ रहे हैं इथेरियम के लिए, तो सर सोलाना भी एक बूमिंग मार्केट है जिसकी जो सॉलिडिटी में जो इफेक्ट्स हैं जैसे गैस फीस और ये जो वो इसे काउंटर करती है, तो सर हम इथेरियम की तरफ ही क्यों जा रहे हैं? भाई आप सोलाना, बाइनेंस, एवलांच और कौन से जितने भी आपके नेटवर्क हैं, ठीक है, आप सब सीख लेंगे, आप सिर्फ इथेरियम सीख लें। ठीक है सर सेकेंडली इथेरियम 2.0 में ये तमाम चीजें जो हैं ये इंट्रोड्यूस हो रही हैं जिसकी वजह से गैस फीस वगैरह कम हो जाएगी। जी जी, देखें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना जो हम लोग लर्न कर रहे हैं, बेस तो यही है। आगे जो आप गैस, यू डोंट वरी अबाउट गैस फीस, आप उस चीजों पे जाए नहीं जो कि कंज्यूमर लेवल पे है, आप डेवलपर लेवल की चीजें सीखें। ठीक है, अच्छा जी, मैं नेक्स्ट उस पर जाता हूँ। हम लोगों का जो नेक्स्ट लेवल है उसमें हमने देखना है कि अब ये हमने क्या किया, एक हार्ड हैट को हम लोगों ने टेस्ट कर लिया। अब हार्ड हैट को टेस्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है कि अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको डिप्लॉय करना है बेसिकली। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट अवेलेबल है हार्ड हैट के अंदर, सैंपल स्क्रिप्ट के अंदर। सैंपल स्क्रिप्ट ये भी हमारा क्या कर रहा है कि हमारे को अब जो है स्क्रिप्ट रन करके दे रहा है, जिसमें हमारे पास जो जितना के हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो किस अकाउंट के ऊपर हमने डिप्लॉय किया है। तो उसको हम लोगों को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट रन करेंगे। अच्छा, जो ये वाला हमने सैंपल स्क्रिप्ट जो रन किया है, ये हमारे को क्या बता रहा है कि हमने जो अपना जो हेलो वर्ल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट हमने जो बनाया है वो किस अकाउंट के पर हमारे पास डिप्लॉय हुआ है। तो ये इसने बताया है कि हमारा जो डिप्लॉय ग्रीटर विद ग्रीटिंग हेलो हार्ड हैट, इट विल बी डिप्लॉयड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। इससे पहले हमने लर्न किया था कि कितने कॉन्ट्रैक्ट हमारे अकाउंट्स हमारे बन चुके हैं, कितने हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इन अकाउंट्स में से एक अकाउंट को यूज करते हुए इसने कॉन्ट्रैक्ट को इस अकाउंट के ऊपर उसने डिप्लॉय कर दिया है। तो ये सारा हमारा एक मैकेनिज्म था जिसको हम लोग चेक कर सकते थे कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस अकाउंट को यूज करते हुए डिप्लॉय हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी तक हमने क्या किया कि हमने अपनी लोकल मशीन को यूज करते हुए हार्ड हैट को इंस्टॉल किया, हार्ड हैट को डिप्लॉय किया और इसके डिफरेंट टेस्ट को हम लोगों ने लर्न किया। अब हमने क्या, हम इस थोड़ा सा अपने लेवल को आगे बढ़ाते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमने इंटरेक्ट करना है एक्सटर्नल अकाउंट्स के साथ। तो एक्सटर्नल अकाउंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्या होगा कि मुझे वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी, और उन वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए डेफिनेटली मुझे कोई एक एनवायरनमेंट चाहिए, और उस एनवायरनमेंट को मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें हमारे को फैसिलिटी दी हुई है हार्ड हैट के अंदर विद नेम ऑफ नोड। तो मैं इसको अगर अपने पास रन करता हूँ npx हार्ड हैट नोड के नाम पे, तो मुझे क्या करेगा कि ठीक है, npx हार्ड हैट नोड, इसको मैंने क्लिक किया। ये क्या करेगा कि मेरे पास एक नोड क्रिएट कर देगा, एक वर्चुअल मशीन बना देगा बेसिकली। उन वर्चुअल मशीन के अंदर डिफरेंट अकाउंट क्रिएट करेगा और उस हर अकाउंट के अंदर मुझे कुछ ईथर प्रोवाइड कर देगा। अब देखें, मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ अपने लोकल मशीन में इन टर्म ऑफ ईथर, कि मेरे पास हर अकाउंट के अंदर 10,000 ईथर अवेलेबल है। देखें, इसने प्राइवेट की दे दी मुझे, इसने अकाउंट का एड्रेस दे दिया मुझे, और उसने बता दिया कि इस अकाउंट के अंदर इतने ईथर अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि ये मुझे इंटरेक्ट करने में आसानी होगी अपने लोकल सर्वर से। अब जब मैं इसको सेम HTTP लोकल होस्ट 8545 की पोर्ट को जब मैं एक्सेस करूंगा तो मुझे इजीली सर्वर को का एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे देखें, मुझे सर्वर का एक्सेस मिल गया। इसने जो भी मेरे पास जेसन की फाइल पड़ी हुई है मेरे रूट के ऊपर, उसने उसको मुझे इधर यहाँ पे विजिबल कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि अब मैं इस काबिल हो गया कि इंटरेक्ट कर सकूं अकाउंट टू अकाउंट और अपने वॉलेट के अंदर। बेसिकली वॉलेट क्या होता है? वॉलेट मेरे पास एक ऐसा वॉलेट है जहाँ पे मेरे पास अपनी
प्राइवेट की अवेलेबल है, उसके अंदर कुछ पैसे अवेलेबल है, और उसके अंदर कुछ एक पब्लिक की भी है। ठीक है, पब्लिक की प्राइवेट की को हम लोग देखेंगे मैक्रो लेवल पे, जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। लेकिन आपको सिर्फ समझने के लिए इतना काफी है कि आपका एक वॉलेट है, उस वॉलेट के अंदर आपके कुछ पैसे हैं पड़े हुए, और उन पैसों को आप विदाउट प्राइवेट की एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो ये प्राइवेट की है, आपको ये देखें, इसके अंदर हर एक वॉलेट के अंदर कुछ अमाउंट है ईथर का, उसका अकाउंट कोड है मेरे पास, और उसकी एक प्राइवेट की अवेलेबल है। इस प्राइवेट की को एक्सेस करते हुए मैं इजीली अपने अमाउंट को एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इफ आई वांटेड टू कनेक्ट हार्ड हैट टू दिस नोड, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नोड को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा नेटवर्क लोकल होस्ट। तो ये नेटवर्क लोकल होस्ट को लिखते हुए मैं इजीली उस जो अपना इसको नेटवर्क का है, जो भी नेटवर्क मैं यूज कर रहा हूँ उसको इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसके लिए कमांड है मेरे पास npx hardhat रन स्क्रिप्ट सैंपल स्क्रिप्ट और नेटवर्क लोकल होस्ट। इसको मैं कॉपी करता हूँ अपने पास। सर एक दफा दोबारा बताइएगा कि डैश डैश नेटवर्क लोकल होस्ट ऐड करने से क्या फर्क हुआ है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने ये कमांड लिखी, तो मुझे क्या किया कि उसने जो भी लोकल होस्ट के ऊपर जो जहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है, उसकी मुझे उसने सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी। अब ये देखें, ये मैं अपने नोड के ऊपर हूँ बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर नोड के अंदर मुझे बताया कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट, जो मेरा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट का नाम था, ग्रीटर। कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस उसने बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस क्या है। उसका जो ट्रांजैक्शन हैश है, बेसिकली हम अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जितनी भी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन होती है उसका एक हैश क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो भी मैंने ट्रांजैक्शन की उसका इसने हैश क्रिएट कर दिया कि इस ट्रांजैक्शन का हैश ये है। इसने बताया कि ये जो क्रिएट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, ये किसके एड्रेस से क्रिएट हुआ है। तो ये उसने एड्रेस मुझे बता दिया कि इस एड्रेस से क्रिएट हुआ है। मैं इसको इस एड्रेस से क्रिएट हुआ है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या थी, इसने 0 वैल्यू का, क्योंकि इसमें मैंने ट्रांजैक्शन जो की है उसके अंदर कोई भी ईथर पास नहीं की है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसके आप लोग बात कर रहे थे, गैस यूज। जो भी ट्रांजैक्शन करूंगा अपने ब्लॉकचेन के अंदर, चाहे मैं फंड ट्रांसफर करूं, चाहे मैं कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करूं, चाहे कोई भी अपडेट करूं किसी भी चीज को, उसके लिए गैस कंज्यूम होगी। तो ये जो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया, तो उसकी जो गैस कंज्यूम हुई उसके अंदर ये गैस की लिमिट बताइए। बेसिकली ये वी के अंदर है, WEIA। अगर एक वही को मैं देखूं कि एक ईथर के अंदर 1 की पावर 18 वही होते हैं, मतलब 1 को के साथ अगर मैं 18 जीरो लगाऊं तो वो मेरा एक ईथर बनता है। तो ये बेसिकली इतने वही मेरे कंज्यूम हुए हैं फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट। और जो ब्लॉक 1 है उसका ब्लॉक 1 का हैश ये है। इसी तरह इसने कंसोल डॉट लॉग के अंदर दे दिया डिप्लॉइंग ग्रीटर विद ग्रीटिंग हेलो हार्ड हैट। ठीक है, तो ये सारी इसने ट्रांजैक्शन मेरे पास क्रिएट करके दे दी, जो कि मैं चेक कर सकता हूँ अपनी इस कमांड के साथ नेटवर्क लोकल होस्ट की। ठीक है जी। सर अगर हम इसको हटाते हैं जो तो उसका क्या मकसद था? किसको हटाते हैं? अगर डैश डैश नेटवर्क लोकल होस्ट नहीं लिखते हम, जिससे आपने पहले कमांड चलाई थी। नहीं जी जी, लिखते हैं तो जैसे आपने पहले कमांड चलाई। ये क्या करेगा कि मुझे नेटवर्क लोकल होस्ट की जगह ये जो जितना भी मेरे पास स्क्रिप्ट के अंदर जो कमांड लिखी हुई है इस वाली सैंपल स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर, उसको मुझे रन करके दे देगा। सैंपल स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर अभी तक मेरे पास इतना लिखा हुआ है ना कि ग्रीटर डॉट डिप्लॉय टू दिस वन,
तो ये कंसोल डॉट लॉग इधर तक मुझे बता देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रन करता सो हूँ, ये हाँ, सो ये हमें सिंपल कंसोल लॉग कर देगा। फिर उसके बाद हम बिल्कुल एक बिल्कुल नोड क्रिएट हाँ, करेंगे या वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद जब नेटवर्क लोकल होस्ट लिखेंगे तो वो एक पहला कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर देगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब ये देखिए मैंने क्या किया, इसके अंदर इसको लेकर आया हूँ। मैं इसको दोबारा इसके अंदर देखता हूँ, तो इसके अंदर मेरे पास कुछ भी इसने रिटर्न नहीं किया हो। मुझे यहाँ पे इसने ग्रेटर डॉट डिप्लॉयड इस इधर तक मुझे दे दिया, लोकल होस्ट की इंफॉर्मेशन दे दी। सर बेसिकली हम नेटवर्क को डिफाइन करके डिप्लॉय के लिए कर रहे होते हैं नहीं सर? आपकी सॉरी आवाज ब्रेक हो रही है। सर बेसिकली जब हम नेटवर्क डिफाइन कर रहे होते हैं तो फॉर द डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं नहीं सर? बेसिकली देखें, हमें जब कोई भी ब्लॉकचेन के अंदर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहे होते हैं, तो हमें बीइंग अ डेवलपर मालूम होना चाहिए ना हम किस नेटवर्क से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके अंदर जितना हमने जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है उसका कॉन्ट्रैक्ट का हैश क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस क्या है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस नहीं मालूम होगा तो आप किस तरीके से आगे अपने क्लाइंट को कुछ चीज रेफर कर सकते हैं, कुछ डिलीवरी दे सकते हैं। लाइक अगर आप ERC-20 जैसे नॉर्मली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, जब हम लोग डिलीवरी देते हैं तो उसको पूरा हम क्लाइंट को पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देते हैं कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये है, और आप इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को जब BSC स्कैन या ईथर स्कैन पे लिखेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ जाएगी। इसी तरीके से जब कॉन्फ़िगरेशन जब सामने आती है तो उसके अंदर ट्रांजैक्शन हैश भी आपके पास आ जाता है, जैसे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया तो ये आपके पास सबसे पहले क्या आया कि कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आ गया, कि कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आपका क्या है, सही है। इसकी ट्रांजैक्शन हैश क्या है, जो भी ट्रांजैक्शन हैश है वो अब हम जब जब भी ट्रांजैक्शन देख रहे होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर तो वो हैश से रिकॉग्नाइज होता है और ये यूनिक होती है। ठीक है, इसी तरीके से किस एड्रेस से इसको हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया, कितना हमने वॉल्यूम ऑफ ईथर ट्रांसफर किया, अगर वॉल्यूम ईथर हमने ट्रांसफर करना हुआ, कितनी हमारी गैस कंज्यूम हुई, इतनी गैस कंज्यूम हुई, उसका ब्लॉक नंबर क्या था, क्योंकि हम अपने लोकल उस पर काम कर रहे हैं तो ब्लॉक नंबर डेफिनेटली हमारा 1 ही जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ, लोकल होस्ट को कुछ आ गया इंटरनल। सर क्या इसको चेंज करना होगा पीछे फाइल को, कि स्टैटिक भी चल जाता है, मतलब विदाउट चेंजिंग नया कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय हो जाता है? नया कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। मैं इसको इसको इस तरह करके दोबारा इसको चलाता हूँ। सर आई थिंक लोकल होस्ट की स्पेलिंग देखिएगा। यस 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 यस, ठीक है जी। ये मैंने लोकल होस्ट दोबारा क्रिएट किया, इसके अंदर इसने दोबारा मुझे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दे दिया कि किस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से ये मैंने डिप्लॉय किया, उसका ट्रांजैक्शन हैश क्या था, किस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से हमने क्रिएट किया है, किसकी वैल्यू क्या थी, इसकी गैस कितनी यूज हुई है, और ब्लॉक नंबर क्या था। सर ये बताएं कि ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और जो फ्रॉम है ये दोनों एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट क्यों है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट का एक अपना एड्रेस होगा और जो इसको अपने ऊपर डिप्लॉय करेगा यानी एक्सटर्नल अकाउंट वो उसका एक अलग एड्रेस होगा।
देखिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस तो वो एड्रेस है जिसके ऊपर आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस कर रहा है, ठीक है ना। जो और जो फ्रॉम एड्रेस है बेसिकली वो वॉलेट का एड्रेस है। हमने क्या देखा था कि हमारे पास इसने हार्ड हैट ने डिफरेंट वॉलेट क्रिएट करके दिए थे। हम लोगों ने उस एक वॉलेट को यूज करते हुए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है। इसी तरह हम थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं एक वॉलेट को यूज करते हुए। वॉलेट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वॉलेट के अंदर हमारे पास ईथर है और ईथर को हमने एज ए गैस यूज करना है, ठीक है। उस गैस ठीक को है सर, यूटिलाइज, हाँ ठीक है, ये तो समझ गया। अच्छा, मुझे ये पूछना था सर कि जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, एक कॉन्ट्रैक्ट अगर 10 वॉलेट्स पे डिप्लॉय होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के फिर 10 एड्रेस अलग अलग होंगे या उस कॉन्ट्रैक्ट का एक ही एड्रेस होगा 10 के 10 वॉलेट्स पे? सॉरी आप क्या कह रहे हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट 10 वॉलेट पे किस तरह डिप्लॉय होगा? सर एक कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं मल्टीपल यानी उस पर डिप्लॉय करता हूँ वॉलेट्स पे, ठीक है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक अपना एड्रेस वो यूनिक होगा या हर वॉलेट पे वो अलग चेंज होता रहेगा? भाई वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो यूनिक ही रहेगा ना थ्रू आउट द ब्लॉकचेन। यानी उसका एड्रेस सेम रहेगा 10 के 10 वॉलेट्स पे? हाँ 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 हाँ। आप फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया फॉर एग्जांपल डॉगी कॉइन के नाम का, ठीक है, और डॉगी कॉइन आपके पास 100 डॉगी कॉइन है, मेरे पास 500 डॉगी कॉइन है, किसी और के पास 1000 डॉगी कॉइन हो सकते हैं। तो डॉगी कॉइन डिफरेंट वॉलेट्स के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। वो जो डॉगी कॉइन का एड्रेस है वो एक है। यानी उन वॉलेट्स पे सेम एड्रेस रहेगा डॉगी कॉइन का? जी जी, डॉगी कॉइन तो एक ही एड्रेस ठीक है, रहेगा ना, ठीक है। अब ठीक जैसे है। ईथर है, ईथर का तो एक ही एड्रेस है। इसी तरीके से बिटकॉइन है, बिटकॉइन का एक ही एड्रेस है, ठीक है ना। बिटकॉइन के अगर आपके पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है, बिटकॉइन का मेन जो एड्रेस है वो एक है, लेकिन आपके पास वैल्यू डिफरेंस हो सकती है, आपका वैलेट एड्रेस डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, तो अच्छा इसका मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे भी कोई ट्रांजैक्शन करके हमें ईथर बेच सकता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को मिलेंगे या वो कॉन्ट्रैक्ट जिसने डिप्लॉय किया होगा अकाउंट में उसको मिलेंगे? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? मुझे दोबारा समझ में नहीं आया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि असल में जैसे सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट ना, हमारे कॉन्ट्रैक्ट को जो है मिक्स कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन के जी कॉन्ट्रैक्ट, लाइक जैसे जो है ना कोई कॉइन ट्रांसफर हो रही है, जबकि इन्हें ये समझने की जरूरत है कि कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक ए प्रोसीजर जिसे जब जो है ना कोई ट्रिगर करेगा आउटसाइड ऑफ द ब्लॉकचेन या इनसाइड ऑफ द ब्लॉकचेन, कोई एक एलिमेंट ट्रिगर करेगा तो वो कुछ जो है ना एक प्रोग्राम परफॉर्म करेगा जो प्रोग्रामर ने लिखा है। अच्छा चलें, आपको एक नहीं, थोड़ा सा वो ठीक ऑफ है, ट्रैक, मैं नहीं मैं थोड़ा सा सर ऑफ मेरा ट्रैक लेके चलता हूँ, हैश एक मिनट अलग होल्ड अलग कीजिएगा। होगा ना सर, मैं हैश अलग एक होगा ना सर। मैं बेटा थोड़ा सा टीचर ऑफ को ट्रैक लेके चलता हूँ। टीचर को बोलने देना प्लीज, टीचर को बोलने दें, आपकी बात समझ गए टीचर। देखें अब अशीबा कॉइन, तो शीबा इनू कॉइन वगैरह का नाम तो सुना होगा आपने, डॉगी कॉइन का नाम भी सुना होगा, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, शीबा कॉइन, डॉगी डॉगी कॉइन, या ये इस तरह सेफ मून कॉइन, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बेसिकली। हर एक सेफ मून इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस है वो यूनिक है। मेरे पास 1000 सेफ मून पड़े हुए हैं, आपके पास 1000 सेफ मून पड़े हुए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉइन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है वो यूनिक होगा, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है भाई। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर, जैसे हम जो कोई ईथर वगैरह भेजते हैं तो वो किसी एड्रेस पे भेजते हैं, ठीक है। जी जी। तो अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट का भी एक एड्रेस एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट में के एड्रेस पे ईथर रिसीव होते हैं तो जिस वॉलेट ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया वो उसको मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे? उसके अंदर फंक्शंस अवेलेबल होना चाहिए पेएबल वाला, और वो अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ईथर भेजे हैं और उसके अंदर पेएबल का फंक्शन है, और वो पेएबल के फंक्शन को यूज करते हुए ओनर ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है सर। ठीक है जी। सर आपसे एक रिक्वेस्ट करना थी अगर। जी सर, हुकुम। सर काइंडली ना नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पहले बता, चुके हमारे कॉन्सेप्ट है कच्चे पक्के, हमने कहीं कोई चीज कहीं से पढ़ी है, कोई चीज कहीं से देखी है, तो वो ना सारा जो ना एक रहता सा बन गया हुआ है। तो वो मतलब काइंड रिक्वेस्ट मैं होगी कोशिश नेक्स्ट क्लास करूंगा में मैं काइंडली कोशिश करूंगा कि डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्लास का जो हाफ आवर का सेशन होगा ना, उसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन के स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ये वन वे ट्रैफिक रहे उसको, ताकि आप लोग अपने हिसाब से डाइजेस्ट कर लें, और फिर हम लोग टेक्निकल को लेके चलेंगे आगे, ठीक है।
अच्छा, मेरी तरफ से आप लोगों को जो है वो अभी अभी तक का सेशन मेरे ख्याल में मैं वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा तो शायद आप लोगों के लिए डाइजेस्ट ना हो पाए, क्योंकि नेक्स्ट मैंने ये भी सोचा था कि शायद टाइप स्क्रिप्ट को भी मैं कवर करा लूंगा आज के दिन में, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट को नेक्स्ट क्लास में रखता हूँ। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आज के दिन हमने जो स्टेप कवर किए हैं एटलीस्ट वो आप लोग घर पे जरूर कर लें, और यकीन करें ये 15 मिनट से ज़्यादा का सेशन नहीं है, 15 मिनट से ज़्यादा की एक्सरसाइज नहीं है। मेनली आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बेसिकली ये है क्या क्या चीज़ें, ये जो जो आप कमांड रन करेंगे, ये कमांड रन करने पे आपको ये हार्ड हैट अकाउंट क्या क्या देगा, जब आप कंपाइल करेंगे तो क्या होगा, हार्ड हैट क्लीन करेंगे, मैंने क्लीन का नहीं किया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। npm हार्ड हैट क्लीन ये मैंने किया, तो इसमें क्या किया इसने कि जो भी अभी तक मेरे पास कंपाइल्ड हुआ वर्जन था वो उसने बिल्कुल क्लीन कर दिया, और उसने जो लाइक जितना भी मेरे पास कैशे में जो चीजें थी वो सारी क्लियर कर दी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से npm हार्ड हैट कंपाइल करना पड़ेगा, और जब मैं npm हार्ड हैट कंपाइल करूंगा तो मेरे पास एक कंपाइल्ड वर्जन दोबारा से आ जाएगा, ताकि अगर इसमें मैंने फॉर एग्जांपल कोई चेंजिंग की है कोड्स के अंदर, या कुछ एडिशन किया है, तो वो इजीली इसके अंदर दोबारा से अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो इसने क्या किया, देखिए मैंने क्लीन किया था, उसमें दोबारा मैंने हार्ड हैट कंपाइल लिखा, उसने कंपाइलिंग 2 फाइल्स, उसने जो 2 फाइल थी उनको दोबारा कंपाइल किया। अब जब मैं दोबारा इसको कंपाइल करूंगा ये बोलेगा देयर इज नथिंग टू कंपाइल ना, ठीक है, नथिंग टू कंपाइल। तो ये इसका मतलब, क्लीन का मतलब यही है कि आप इसको रीडू कर सकते हैं कंपाइलेशन को, अगर आपने कोई कोड में चेंजिंग की है। हार्डवेयर टेस्ट के अंदर हम लोग इजीली जितना भी हमने सॉलिडिटी के अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको मैं 1 बाय 1 टेस्ट करना चाहता हूँ। जितने भी जो मेरा पास ग्रीटर का एक कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने लिखा है, उस ग्रीटर के कॉन्ट्रैक्ट को के अंदर जितने भी फंक्शन मैंने लिखे हैं उसको चेक करना चाहता हूँ कि ये सही परफॉर्म कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो वो मैं हार्ड हैट टेस्ट के थ्रू इसको कर सकता हूँ। हार्ड हैट नोड अगेन क्या है कि मुझे अपने वॉलेट से इंटरेक्शन करनी है, अपने नेटवर्क को यूज करना है, तो मैं हार्ड हैट की नोड को ओपन करूंगा, हार्ड हैट की नोड ओपन होगी तो ये कुछ इस तरीके से पिक्चर मुझे दे रहा होगा। ये लाइक आपने कमांड लाइन को अगर आपने हार्ड हैट के अंदर यूज कर रहे हैं तो इसको ओपन रखना पड़ेगा। जब आप इसको क्लोज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखें, मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट 8545 अभी चल रहा है। अब जैसे ही इसको मैं क्लोज करूंगा और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास पेज गायब हो जाएगा, यानी मुझे पेज नहीं देगा, तो ये मेरा सर्वर भी डाउन हो गया। तो इसका मतलब है कि मैंने इसको ऑन रखना है अपने पास। अच्छा, इसके बाद फिर मैं आता हूँ हार्ड हैट जो सैंपल स्क्रिप्ट है उसके अंदर जितने भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसको मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ स्क्रिप्ट को, तो वो इसके थ्रू मैं टेस्ट कर सकता हूँ। हार्ड हैट हेल्प, इसमें क्या है कि जितनी भी आपकी हेल्प से रिलेटेड कमांड है, हार्ड हैट से रिलेटेड कमांड है हेल्प की, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे मैं इसको टेस्ट करता हूँ। कि हार्ड हैट के अंदर अगर मुझे अकाउंट्स को देखना है, प्रिंट्स द लिस्ट ऑफ अकाउंट, मैं देख सकता हूँ। चेक वट एवर यू नीड, क्लियर द कैशे एंड डिलीट्स ऑल द आर्टिफैक्ट्स। कंपाइल क्या करेगा, कंपाइल द एंटायर प्रोजेक्ट बिल्डिंग ऑल आर्टिफैक्ट्स। कंसोल ओपन, हार्ड हैट कंसोल को ओपन कर लेगा इसको। ये इतनी चीजें थी नहीं। ये टेस्ट क्या करेगा, आपको रन जो भी आपने टेस्ट में जो स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं उसको इजीली रन करके दे देगा। ठीक है जी, तो इसमें बाकी डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है, डॉक्यूमेंटेशन को भी आप लर्न करें। और यकीन करें 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा है, और 1 हफ्ता देने का मकसद यही है कि हम लोग इसी पेस को लेते हुए आगे बढ़ें। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आपने इन डेप्थ जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इधर काम कर रहे हैं इसको आप लोगों ने लर्न कर लिया, तो आप 3 महीने में, 2 से 3 महीने में इस काबिल हो जाएंगे कि अपने आप को लॉन्च कर सकेंगे फ्रीलांस मार्केट के अंदर और प्रोजेक्ट पकड़ सकेंगे। दिस इज आई गारंटी। ठीक है, बाकी
आपके ऊपर है, आप किस तरह इसको लेके चलते हैं। ठीक सर है सर, आपका हम बहुत लोग शुक्रिया। हाँ हम लोग इस सेशन को इस तरह इधर ही एंड करते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी आप लोगों से। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम, सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।